guys and welcome to Common Celebrity. This is your friend Vinay Sharma. Guys, today I am going to talk to Dr. S.L. Vare. मैं डॉक्टर एस.एल. वरे, प्राचार्य केपी कॉलेज देवास, लीड कॉलेज है ज़िले का, जहां पर 24 कॉलेजों को मैं अभी लीड कर रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं। हाय सर। हाय, वेलकम टू कॉमन सेलिब्रिटी। थैंक यू। सर, आपने 130 से ज़्यादा शोध का वाचन किया है, जिसमें से 90 आपके प्रकाशित हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में सर कुछ बताइए। ये इतिहास मेरा अनुशासन है और इस नाते इतिहास विषय में पढ़ाना भी, इतिहास विषय में व्याख्यान भी देना, शोध पत्र का वाचन करना, मंच पर अध्यक्षीय उद्बोधन देना आदि मेरा शौक रहा है। इसलिए इतिहास को लेकर के जहाँ कहीं भी सेमिनार होते हैं, जब मैं प्रिंसिपल के पद पर नहीं पहुँचा था, तब तक मैं हर सेमिनारों में जाता था और लगभग 12 राज्यों में इन 130 सेमिनारों में जाकर के मैंने वाचन किया है। मेरे सर्टिफिकेट ईश्वर की दुआ से इतने हैं कि हमारे कलीग्स के पास इतने हैं। सर, आप एक प्राचार्य हैं और साथ में आपको ऐतिहासिक लेख लिखने में भी अच्छा लगता है, तो दोनों में से कौन सा प्रोफेशन में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? मैं तो लिखने में ही आनंद महसूस करता हूँ। इसमें मन की बात कह सकता है, लिखने में जो मन में आता है वो लेखनी से कर सकता है। प्राचार्य का जहाँ तक सवाल है, वो शासन के बनाए नियमों का पालन करते हुए ही उसे काम करना पड़ता है, और जहाँ पर लेखनी अगर फ्री होती है, आज़ाद होती है, तो हर किसी को अपनी बात, मन की बात लिखने में, कहने में अलग ही आनंद। सर, आप जब पहली बार प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए थे, तो आपको कोई ये प्राचार्य का पद कुछ चैलेंजिंग लगा? चैलेंजिंग तो है आज भी। आज की शिक्षा पद्धति और उस समय की शिक्षा पद्धति में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज का युवा पढ़ता कम है। आज का युवा राजनीति, डंडे, झंडे, बैनर, इन पर बरगला जाता है और वो सोचता है कि यही सब हमारी दिनचर्या है। वो ज़माना था जब हम लोग 8-8 घंटे से लेकर के 18 घंटे तक पढ़ते थे। आज का युवा इतना पढ़ने की बजाय शॉर्टकट चाहता है और पढ़ता कम है। वो मोबाइल सब कुछ उसको समाधान चाहता है कि नेट ही हमारा सब कुछ समाधान है। इसलिए वो पढ़ने की बजाय उस पर सारी दुनिया वहाँ देखना चाहता है। और हम लोगों के समय में हम ये थे कि किताबों के पन्ने ही हमारे लिए दुनिया होती थी। सर, आपने 1994 में एनएसएस में काम किया, उसके बाद 2001 में आपने एनसीसी में भी काम किया है, तो दोनों में से आपको किस फील्ड में ज़्यादा मज़ा आया, एनएसएस या एनसीसी? एनएसएस सेवा भाव और एनसीसी राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक मुद्दा होता है। आवश्यकता पड़ने पर एनसीसी वाला बच्चा सेना में या पुलिस जैसी नौकरी में भी जा सकता है, वहाँ उसको वेटेज मिलता है। एनएसएस में राष्ट्रीयता की भावना होती है, लेकिन सेवा का भाव भी उसके साथ होता है। उसमें वो ग्राम संपर्क से लेकर के आज की दुनिया में हमारे यहाँ पर एनएसएस चल रही है, पूरे ज़िले की एनएसएस विंग में देखता हूँ। अब तुरंत मुद्दे, जो तत्कालीन मुद्दे थे उनको लेकर के वो छात्र उसमें जुड़ता है। जैसे अभी हमने स्मार्टफोन वितरण किया तो एनएसएस के बच्चों की मदद। हमने अभी केसलेस की बात आ रही है, उस पर भी काम किया, उसमें भी हमने उन छात्रों से सहयोग लिया। एनसीसी वाले बच्चे आपदाओं के समय काम करते हैं, आपदाओं के समय उनकी सेवाएं हम ले सकते हैं, लेकिन ये सेवाएं हमेशा होती हैं। जैसे एक समय था जब हमने गांव में कैंप लगाए, तो वहाँ पर धुआं रहित चूल्हे की बात हो रही थी। फिर आपके रासायनिक खाद जो गोबर से, पत्तों से इस तरह से बनते थे, वो होते थे। पुलिया, गांव संपर्क के लिए हम पुलिया बना देते थे, साफ सफाई कर देते थे। पॉलीथीन मुक्त हम गांव का एक कंसेप्ट लेकर चलते थे, स्वास्थ्य को लेकर चलते थे। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय सेवा से जुड़ी हुई है। और एनएसएस अलग एक विंग होती है जिसमें सुरक्षा की भावना के साथ।
सर दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगती है? ऐसे तो देखा जाए दोनों ही अच्छी हैं। एक सेवा भाव है, एक राष्ट्र की सुरक्षा का उनमें संबंध है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो अनुशासन उसमें ज़बरदस्त होता है एनसीसी में, और एनएसएस में स्व अनुशासन की भाव चलते हैं। सर आज आपके अंडर में कई लोग पीएचडी करते हैं जिनको आप करवाते हैं, तो आपके समय में जब आपने पीएचडी की थी और जब आज ये लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में कितना चेंज आया तब से लेके आज तक? ज़मीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि मेरे अंडर में नहीं, मेरे साथ ये मेरे मार्गदर्शन में वो काम करते हैं। अंडर तो फिर हो जाएगा डेमोक्रेसी से हटकर तानाशाह वाली बात आ जाएगी, वो मैं नहीं चाहता हूँ। हमेशा मेरे अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ तो मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे मैंने मार्गदर्शन में काम कर रहे हो। ऐसे अभी मैंने कम से कम ये समझिए कि 18 पीएचडी धारी छात्रों का वैल्यूएशन भी किया है मेरे अंडर में। तो जैसा आपने कहा था वो कम है, लेकिन मेरे मार्गदर्शन के अतिरिक्त 18 विद्यार्थी और जिनको मैं पीएचडी का मौखिकी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसको वाइवा अंग्रेजी में होता है, वो करके अभी कल ही इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की एक छात्रा का मैं इंटरव्यू लेके आया हूँ, और उसको पीएचडी अवार्ड होने की अनुशंसा भी करके आया। साथ ही ये भी किया है कि उसकी जो शोध की शैली है अच्छी लगी, उसको प्रकाशित करने की अनुशंसा भी विश्वविद्यालय में की। सर मोदी जी ने अभी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो लिया है, फैसला लिया है नोटबंदी का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं देश के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, और अच्छी बात है। थोड़ी सी दिक्कत शुरू में जरूर हुई थी, लेकिन आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आज बढ़िया बहुत अच्छा चल रहा है। और देश को मैं समझता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो देश को आगे ले जाए और विश्व के देशों के साथ कदम से कदम मिला करके हम उन्नति की ओर अग्रसर बढ़े। यही मेरी इस संबंध में बात है। सर आज के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप उनको अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहते हैं? मैं जब भी कहीं सेमिनारों में जाता हूँ या कोई वाइवा के लिए जाता हूँ, उस समय मुझे मौका मिलता है बच्चों से बात करने। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि सर ऐसे तो अगर हमको पढ़ाने वाले मिल जाए तो हम तो क्या से क्या करें। मैं कल भी जो पीएचडी कर चुके थे वो स्टूडेंट भी आए थे उस वाइवा में, पीएचडी मौखिकी में। मैंने वहाँ उनको वो उत्साहित किया कि नहीं पीएचडी करने, मैंने तो एक व्यंग कसा था कि अब आप पीएचडी होने के बाद क्या करें। बोले सर हम क्या करें पीएचडी के बाद। तो मैंने कहा 20 किलो की गद्दा बना ले और 10 किलो की रजाई बना ले, ओढ़ के सो जाओ। तो वो हंसने लग गए। मैंने कहा पीएचडी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। पीएचडी के अलावा डीलिट भी होती है, डीलिट के अलावा नहीं कर सको तो आप नेट पे जाए, सर्च करें, यूजीसी की साइट पे जाए और वहाँ पर आप देखें कि कई तरह की स्कॉलरशिप आपका रास्ता देख रही है। तो सामान्यतः लोग उसके आगे नहीं पढ़ पाता है, इसलिए आप वो करें। आफ्टर शोध के बाद भी बहुत सारी स्कीमें हैं यूजीसी की तरफ से, वो आप करें। और 35,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलती है 5 साल के लिए, तो आज करें वो आप लोग। तो बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि हम नेट पे सर्च करेंगे और इस बात को हम देख के और आपके पास एप्लीकेशन लेके आए। सर आपने एलएलबी भी किया है, आपने पीएचडी भी किया है, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है आगे का? भाई मैं तो 60 साल का हो रहा हूँ, मेरा फ्यूचर तो ये है कि शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होता। मैं 60 साल का हो गया हूँ, उसके बाद भी हमारी 65 साल तक तो शासन सेवा लेगा। उसके अलावा भी अगर शरीर से ठीक रहा तो मैं खुद कहीं न कहीं किसी कॉलेजों में जाकर के युवाओं को मार्गदर्शन दूँगा। आज हमारा युवा इसलिए कंफ्यूज है कि उनको प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर कोई उनको ऐसा रास्ता बताने वाला नहीं है। इसलिए हम युवाओं पर आरोप लगा देते हैं कि भटक रहा है या युवा भटक गया है या भ्रमित हो गया है। इन चीज़ों पर अगर सही मार्गदर्शन मिलेगा तो युवा अपने आप सही रास्ते पर चलेगा। और हमारी एक ऐसी मंशा है, एक ऐसी हमारी इच्छा भी है कि आने वाले समय में आज हम जिस तरह से दुनिया के देशों में 65% तक युवाओं का देश हम कहलाते हैं, आने वाले युग में यही 65% युवा हमारे देश को आगे बढ़ाए। और जैसा सुनते हैं
कि भारत एक दिन विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा, वो हमारे युवाओं की मदद से ही हो पाएगा। Thank you very much, sir. Thank you. So he was our today's common celebrity, Dr. S.L. Varre. We talked to him and he gave very good answer for all the questions. We'll meet next week. Till then, take care and bye bye.